अगर उच्च के शनि सप्तम भाव में बैठे हैं जी। तो आप बताइए कैसे अच्छा होगा। नेचुरली अपनी जो उनकी कोर स्ट्रेंथ है, कर्म प्रधान होना, जुडिशियस होना, लोनर होना, अपने में ही खुश रहना, अपनी स्पेस मांगना, कि आई वॉन्ट टू बी इन माई स्पेस, डोंट इंटरफेयर विद मी, तो नेचुरली आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है, आपकी पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में उसमें अच्छा नहीं है। यू मे वांट टू रन थिंग्स द वे यू वांट टू रन, और साथ ही साथ आपकी पब्लिक इमेज के लिए अच्छा नहीं है वो। केतु आपके 8th भाव में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं उच्च के। ओके, हेल्थ इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट आपके अध्यात्म की जर्नी के लिए अच्छे हैं। केतु और राहु के लिए भाव के स्वामी और जिस प्लैनेट के साथ बैठे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस राशि में, राशि के लॉर्ड और जिसके साथ बैठे होते हैं प्लैनेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। अगर किसी ने केवल साधना करनी है, साधक हैं कोई और उनको संन्यास लेना है, जीवन का उनका पर्पस वो है, तो अच्छे हैं। और अगर जीवन का पर्पस, उसमें भी उनको ट्रबल्स आएंगे, इट विल नॉट बी दैट ईजी जर्नी, इट विल बी अ टफ जर्नी, क्योंकि वो कर्म काट के जल्दी से उस स्थान पे पहुंचना चाहते हैं ऑफ डिवोशन, ऑफ संन्यास। लेकिन अगर कोई सांसारिक में है तो फिर मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं जो खुद ही स्पेशली जिन्होंने थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली, थोड़ा रिसर्च किया, और एंड इट्स अ वैलिड थॉट कि अगर उनको अपना कोई प्लैनेट नीच का दिखता है तो वो चाहते हैं कि हम उसको थोड़ा और अच्छा बना लें, और उसके चलते चलते वो नीच प्लैनेट की रेमेडीज़ करते हैं, स्पेशली जेम स्टोन्स पहनते हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या हमें नीच प्लैनेट्स को फिक्स करने की ज़रूरत है, क्या उनकी रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है? हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। क्या आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह उच्च का है या नीच का है? देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में तो बहुत से ग्रह उच्च के हैं, फिर भी मैं लाइफ में इतना क्यों सफ़र कर रहा हूँ। और कुछ लोग आपको ये भी कहते हुए मिलेंगे कि नीच के ग्रह हैं फिर भी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा भाग्य है। ऐसा क्यों होता है? आज की जो मेरी गेस्ट हैं उनका ये कहना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उच्च का ग्रह है तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और अगर नीच का ग्रह है आपकी कुंडली में, स्पेशली कलयुग में, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या सफरिंग देगा। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा ग्रह नीच का है। तो आज के पॉडकास्ट में हमने यही बात की है कि कैसे उच्च के ग्रह भी आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं और नीच के ग्रह भी आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ी हैं उनसे आपकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है स्पीकिंग ट्री पर। मैं स्वागत करना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट एंड स्पिरिचुअल कोच निधि मलिक का। निधि मैम, वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच, माई प्लेजर टू बी विद यू। मैम, आई एम श्योर कि आज का डिस्कशन भी उतना ही इंसाइटफुल होगा जैसा हमेशा होता है। हमारी ऑडियंस को ये डिस्कशन जो हम आपके साथ करते हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि निधि मैम को फिर से बुलाइए। तो अगेन एक बार हम फिर से ले आए हैं आपको आज शो पर। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और मेरे गुरु की कृपा से। तो उन्हीं के नाम से शुरू करते हैं सबसे पहले। जी। ओम वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम है गणपति को और मेरे गुरु ओम स्वामी जी को। ओम नमो नारायणाय। सो मैम, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम उच्च ग्रहों और नीच ग्रहों को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक अलग टेक के साथ। जैसा लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में तो उच्च का ग्रह है, नीच का ग्रह है, लेकिन उनको लगता है कि बहुत पावरफुल हो गया, उच्च का हो गया, नीच का हो गया तो कुंडली की हालत ही ख़राब होगी। बट आज हमने, जैसा आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया, कि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है मैम कि हमेशा उच्च का ग्रह बहुत अच्छा नहीं होता है आपके लिए और हमेशा नीच का ग्रह आपकी कुंडली को ख़राब नहीं करता है? पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर हम वन बाय वन हर प्लैनेट पे चलते हैं। अच्छा, चलिए। पहले हम समझते हैं उच्च होता क्या है जी। और नीच होता क्या है। सो हर ग्रह की एक स्थिति होती है एक राशि में जिसमें उनका
उच्च माना जाता है, और इंग्लिश में कहा जाए तो एग्जॉल्टेशन। और उसी राशि में एक पर्टिकुलर डिग्री होती है जिसमें वो पूर्ण उच्च या डीप एग्जॉल्टेशन पे होता है। ये हर प्लैनेट का अलग डिग्री और अलग साइन होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जुपिटर कैंसर में उच्च के होते हैं, सूर्य उच्च के होते हैं एरीज में और नीच के होते हैं तुला में, और सैटर्न रिवर्स में होते हैं। तो ये उच्च है। नाउ व्हाट डज उच्च एक्चुअली मीन? उच्च मीन्स कि जैसे आपकी उच्च पदवी है, राइट, यू आप स्ट्रॉन्ग हो गए, सो अ गुड चेयर, अच्छी सीट, अच्छी पोजीशन, आप जहाँ पर हैं वहाँ आप कंफर्टेबल हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट हैं। तो कोई भी प्लैनेट उच्च के तब होते हैं जब वो उस राशि में होते हैं, मतलब उस राशि में वो स्ट्रॉन्ग है। एक और स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है हर प्लैनेट की, जो होती है मूल त्रिकोण राशि, वो सेपरेट है, बट उच्च राशियाँ फिक्स्ड हैं हर प्लैनेट की जी। ऐसे ही नीच अवस्था मीन्स अब वो खुश नहीं है उस जगह पे। जैसे हम किसी घर में रहते हैं एंड वो घर बहुत अच्छा लगता है हमें, लैंडलॉर्ड हमें बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, कहते हैं आप हमारे घर में रहिए, आपके घर में हम ये सुविधा दे देंगे, तो वो कंफर्टेबल हो गए। और ऐसे ही कोई घर में जो आपको अच्छा नहीं लगता है, कॉलोनी अच्छी नहीं है, आसपास लोग अच्छे नहीं हैं, आपके नेबर्स अच्छे नहीं हैं, तो आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो वो नीच अवस्था होगी हर प्लैनेट की। फॉर एग्जांपल सैटर्न एरीज में नीच के हो जाते हैं, जुपिटर कैप्रिकॉर्न में नीच के हो जाते हैं। तो हर प्लैनेट का एक साइन है, ज़ोडिएक साइन में है जिसमें वो नीच के होते हैं। साथ ही साथ एक डिग्री होती है जो पूर्ण नीच हो जाते हैं या डीप डेबिलिटेशन हो जाते हैं, जैसे उच्च होता है जी। तो हमें लग्न में चार्ट में देख के पता लग जाता है किसी के प्लैनेट उच्च के हैं, नीच के हैं। अब हमेशा अच्छे उच्च के हमेशा अच्छे नहीं होते हैं और नीच के हमेशा अच्छे क्यों नहीं होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कई बार क्या होता है, प्लैनेट उच्च के हो गए और लेट्स से अष्टम भाव में मंगल उच्च के हो गए, राइट, तो नेचुरली अब अष्टम भाव है और मंगल उच्च के हैं, तो वो उतना अपनी उच्चता को पूर्ण तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उच्च के हैं। और नेचुरली उस भाव में उनका उच्च होना इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। ऑल्दो मेलेफिक प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट अच्छे हैं, पर वो उनका उच्च होना क्योंकि उस भाव को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया उन्होंने, राइट। तो 8th भाव स्ट्रॉन्ग अच्छा नहीं है, बिल्कुल, राइट, अनलेस किसी का लाइफ का ऑब्जेक्टिव अलग है। तो हम बहुत जनरल देखें तो 8th भाव अच्छा नहीं है, तो उच्च के प्लैनेट अच्छे नहीं हुए। कुछ हमारे ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा हुआ है कि उच्च के बृहस्पति लगन में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। कुछ ग्रंथों में मान्यता ये है, सम स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड सम स्कूल्स ऑफ थॉट्स अग्री करते हैं कि इट इज़ ओके। कुछ ग्रंथों में ये भी मान्यता है कि बृहस्पति नीच के अगर 10वें भाव में 10वीं राशि हो तो बहुत अच्छे हैं, एक तरह से धर्म कर्म योग भी हो गया और एक तरह से अच्छे हैं, बिकॉज नीच के प्लैनेट भी कलयुग में अच्छे माने जाते हैं। तो वो उच्च और नीच का वो डिफरेंस वो वाला हो गया। अब आप देखिए, सूर्य नीच के अगर 6th हाउस में आ जाए तो वो भी अच्छा नहीं है, या उच्च या नीच के सूर्य 12वें भाव में हो जाए, या उच्च या नीच के चंद्रमा 12वें भाव में हो जाए। सो अगर उच्च के चंद्रमा 12वें भाव में हो तो भी आपको प्रॉब्लम है, नीच के चंद्रमा 12वें भाव में हो तो भी प्रॉब्लम है। तो ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट देना कि कोई प्लैनेट अगर उच्च का है तो बहुत अच्छा है, यस, इन जनरल इट इज़ गुड, क्योंकि वो अवस्था उनकी अच्छी है, क्योंकि ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन है, हैप्पी पोजीशन है, ठीक है। और हम बल में देखें तो बल में भी उनका बल अच्छा है, तो ये हमारे उस हिसाब से प्लैनेट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई। बट इज दैट प्लैनेट गुड फॉर माई पर्टिकुलर हॉरोस्कोप? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप में वो हमें फिर आगे डिफाइन करना है। एक तो हमने ये लगन चार्ट देख लिया, दूसरा हमने देखना है कि नवांश में जाके उनकी पोजीशन क्या है, जी, राइट, कि नवांश में वो कैसे हो रहे हैं, आज इज ही स्टिल इन द हैप्पी अवस्था, तो फायदेमंद है, नहीं तो फायदेमंद नहीं है। तो ओवरऑल पूरा चार्ट देखने से कहा जाएगा, जनरली हम नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम, जैसा मैंने कहा, हम 1 by 1 हर प्लैनेट पे चलते हैं, तो हम सबसे पहले शनि से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, शनि को ना इतना बदनाम किया गया है कि शनि आपके कर्मों की आपको सज़ा देंगे, जबकि शनि एक बहुत ही दातार प्लैनेट है। तो शनि की ही उच्चता और नीचता को समझते हैं। शनि को जितना मैं जानती हूँ नीच माना जाता है एरीज में और उच्च का माना जाता है लिब्रा में। तो
आप ये हमें समझाइए कि नीच का शनि मतलब एरीज का शनि भी कैसे किसी की कुंडली में अगर है तो वो उनके लिए अच्छा काम कर सकता है, और वहीं पे उच्च का शनि भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो लेट्स से अगर उच्च के शनि सप्तम भाव में बैठे हैं जी, तो आप बताइए कैसे अच्छा होगा। नेचुरली अपनी जो उनकी कोर स्ट्रेंथ है, कर्म प्रधान होना, जुडिशियस होना, लोनर होना, अपने में ही खुश रहना, अपनी स्पेस मांगना, कि आई वॉन्ट टू बी इन माई स्पेस, डोंट इंटरफेयर विद मी, तो नेचुरली आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है, आपकी पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में उसमें अच्छा नहीं है। यू मे वांट टू रन थिंग्स द वे यू वांट टू रन, और साथ ही साथ आपकी पब्लिक इमेज के लिए अच्छा नहीं है वो। ओके, हाँ, पीपल विल लुक एट यू मच मोर बेटर, बट स्टिल आप पब्लिक में होते भी लोनर होंगे। ओके, राइट, तो ये उच्च के वहाँ पे उनकी अवस्था खराब हो जाती है। उच्च के मान लीजिए ये 12वें भाव में उच्च के हो गए, अब मटीरियल लाइफ के लिए उच्च के 12वें भाव में अच्छे नहीं है, या अष्टम में उच्च के हो गए तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे नहीं है, स्पेशली फीमेल के केस में हो तो इस तरह से उच्च के अच्छे नहीं माने जाते हैं। नीच के मान लीजिए जाके 10वें भाव में बैठ गए कर्म के में तो अच्छे नहीं हैं, या सेकेंड हाउस में नीच के हो गए तो अच्छे नहीं होंगे, या आपके 11th हाउस में नीच के हो गए तो भी अच्छे नहीं होंगे एक तरह से। तो सूर्य शनि के लिए इस तरह की कुछ चीज़ें, बट स्टिल अगेन इसको हम बिल्कुल जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या उस जातक को, उस नेटिव को शनि की दशा मिल रही है। ओके, क्या ट्रांजिट से शनि एक्टिवेट हो रहे हैं, तब हम देखेंगे रियली उच्च और नीच का इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किसकी दृष्टि आ रही है, राइट, उस शनि किसको दृष्टि दे रहे हैं और शनि पे किन की दृष्टि आ रही है, जी, ये भी देखना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं कहती हूँ कि शनि एज अ प्लैनेट टफ प्लैनेट है, आई वुडंट से बुरे प्लैनेट हैं या अच्छे प्लैनेट हैं, बट टफ प्लैनेट है। ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर। जैसे छोटे में बच्चों को पेरेंट्स ट्रेन करते हैं, तो शनि वो वाले पेरेंट्स हैं जो स्ट्रिक्टनेस से आपको मेहनत करना सिखाएंगे, या स्ट्रिक्टनेस से आपको अपनी चीज़ें सही तरीके से करना सिखाएंगे। बिल्कुल। और मैम अगर नीच का शनि है तो वो कौन से हाउसेस में थोड़ा उसे अच्छा माना जाएगा? देखिए, नीच के शनि अब डिपेंड करता है कि मंगल किस स्थिति में है। ओके, बट नीच के शनि कहीं पे भी आप एक्सेप्ट कर सकते, चलिए 12th में नीच के शनि आप ले लीजिए, अच्छे माने जाएंगे। 6th में भी नीच के शनि ठीक माने जाएंगे, प्रोवाइडेड मंगल की स्थिति अच्छी हो, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट आ रहे हैं, राइट, मेलेफिक प्लैनेट बन गए। 3rd भाव में भी नीच के शनि ठीक रहेंगे, बुरा नहीं करेंगे। सो जनरली त्रिक भावों में क्योंकि मेलेफिक उनका स्टेट है और नीच के भी होंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग मेलेफिसिटी नहीं हो सकती है, बट उसके साथ हमें मंगल की स्थिति भी देखनी पड़ेगी कैसे, क्योंकि वो मंगल के भाव में नीच के होते हैं। तो जिन लोगों के शनि नीच के इन भावों में बैठे हैं, आप अपने मंगल की स्थिति भी ज़रूर देखिए। इसी से हम राहु केतु की बात करते हैं। मैम, राहु केतु को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ टेक्स्ट कहते हैं कि राहु जेमिनाई में उच्च का होता है, कुछ कहते हैं टॉरस में उच्च का होता है। उसी तरह जो ऑपोजिट राशियाँ होंगी केतु के लिए, सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो। तो सबसे पहले तो मैं एक क्लैरिटी लेना चाहूँगी कि एक्चुअली राहु केतु किस में उच्च और नीच के होते हैं। देखिए, अब ये 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं और हर 2-3 ग्रंथों में अलग अलग लिखा हुआ है। सो ये हर आई वुड से एस्ट्रोलॉजर अपने एक्सपीरियंसेस से मानता है। सो मेरे एक्सपीरियंस से वो शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं, ओके, विच इज़ टॉरस, ओके, और केतु जो हैं वो मंगल की राशि में उच्च के होते हैं, विच इज़ योर स्कॉर्पियो। क्योंकि वो भी स्कॉर्पियो इसलिए भी क्योंकि वो उनका एसोसिएशन पाताल से हो जाता है, उनका एसोसिएशन एलियनेशन से हो जाता है, उनका एसोसिएशन लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ से हो जाता है, और वो मोक्ष राशि भी है। तो हर एक का अपना एक अलग थॉट प्रोसेस है, बट मैं इस स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करती हूँ कि वो टॉरस में, क्योंकि शुक्र हैं, मित्र हैं एक तरह से, और शुक्र और ये दोनों गुरु हो गए, देव गुरु, तो मेरा ये मानना है कि वो वहाँ उच्च के और नीच के होते हैं। तो इसी से हम राहु की बात कर लेते हैं। हम मान लीजिए किसी का राहु टॉरस में है और केतु स्कॉर्पियो में है, तो ये उच्चता और नीचता का जैसे मैंने डिफरेंस समझा था कि राहु उच्च का होके भी नेगेटिव हो सकता है और नीच का होके भी वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है। तो ये राहु जैसे आप देखिए 2nd भाव में अगर उच्च के होंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, बट केतु मे नॉट गिव इसेंशियली अ गुड रिजल्ट, हेल्थ को आपके इम्पैक्ट कर सकते हैं वहाँ पर।
क्योंकि केतु 7 में उच्च के हो जाएंगे। राहु तीसरे भाव में भी उच्च के अच्छे रहेंगे। अच्छा। जो उपचय भाव हैं उनमें सब में राहु अच्छे रहेंगे। राहु 11वें भाव में भी उच्च के अच्छे रहेंगे। राहु 12वें भाव में भी उच्च के अच्छे रहेंगे। लेकिन राहु अगर सप्तम में या पंचम में आ गए, उच्च के हो गए, पंचम में उच्च के हो जाएं या पंचम में आ भी जाएं तो भी बहुत प्रॉब्लम देते हैं। सप्तम में राहु उच्च के होके प्रॉब्लम देंगे, या नवम में भी। अब यहाँ पे 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं नवम के राहु अच्छे हैं, कुछ लोग कहते हैं नवम के राहु अच्छे नहीं हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि नवम के राहु अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपको मिस्टिकल ग्रोथ देते हैं, भाग्य को मिस्टिकल ग्रोथ देते हैं। तो नवम के राहु भी अच्छे होते हैं उच्च के। दशम के राहु भी उच्च के अच्छे होते हैं। लगन में उच्च के राहु अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो क्योंकि वो आपको एक अलग तरह से थॉट प्रोसेस दे देते हैं, आपको एक अलग भाव देते हैं, क्योंकि साथ में फिर आपके जो केतु जो हैं वो सप्तम में आ जाते हैं जी। तो इन पोजीशंस में राहु उच्च के अच्छे होते हैं और कुछ पोजीशंस में नहीं अच्छे होते हैं। और इसी तरह अगर केतु की बात की जाए तो केतु, देखिए केतु का मेरा पर्सनली, हम अब ऑब्वियसली हम जब कहते हैं राहु उच्च के हैं तो केतु भी उच्च के होते हैं, बट पर्सनली मैं केतु का उच्च नीच नहीं लेती हूँ, बिकॉज केतु की बुद्धि नहीं है, केतु धड़ से नीचे हैं, तो उनका उच्च नीच इतना नहीं होता है। बट अगर हम उस ग्रंथों पे चल रहे हैं जहाँ वो कहते हैं कि राहु उच्च के होते हैं तो नेचुरली केतु भी उच्च के होंगे। तो केतु आपके 8th भाव में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं उच्च के। ओके, हेल्थ इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट आपके अध्यात्म की जर्नी के लिए अच्छे हैं, राइट। और नीच के भी 8th भाव में अच्छे बुरे दोनों आते हैं। डिपेंड करता है कि वो क्या संपर्क बना रहे हैं अपने जो उनके लॉर्ड हैं उस हाउस के। यानी अगर मैं कहूँ कि मून से क्या संबंध बना रहे हैं अगर नीच के हैं, और मंगल से क्या संबंध बना रहे हैं अगर उच्च के हैं, और आगे हम नवांश भी देखेंगे। बट अगर वो इंडिविजुअली अपने 8th में उच्च या नीच हैं तो दोनों में इट मे नॉट बी गुड एंड बैड, दोनों हो सकता है। क्योंकि अगर किसी का वैराग्य की तरफ है, या किसी को डॉक्टर की मतलब सर्जन के रूप में जाना है, तो उस केसेस में वो अच्छे हो सकते हैं। और अगर मटेरियल गेन और हेल्थ के हिसाब से देखें तो अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। केतु आपके 10th हाउस में उच्च के अच्छे नहीं माने जाते हैं। केतु 12th में उच्च के अच्छे नहीं माने जाएंगे। केतु 4th में उच्च के अच्छे नहीं माने जाएंगे। 4th को हमने राहु के लिए भी नहीं लिया, राहु भी 4th में अच्छे उच्च के नहीं माने जाते हैं। जो केतु 4th में भी उच्च के अच्छे नहीं माने जाएंगे, और केतु 4th में नीच के भी अच्छे नहीं माने जाएंगे। केतु इन 4th हाउस एनी विच वेज विल नॉट डू वेरी वेल, बिकॉज वो आपके सुख में कटौती लाएंगे। 5th में केतु नीच के ठीक हैं, बट उच्च के आपको संतान में इशू हो सकता है। तो और अगर वो इधर नीच के हैं तो फिर साथ में राहु आपके 11th में नीच में हो जाते हैं, विच इज़ नॉट वेरी गुड पोजीशन फॉर। सो दीज आर द पोजीशंस जो लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बट अगेन आई वुड ऑलवेज से दैट प्लीज़ अपनी पर्सनल कुंडली देखिए, थोड़ा सा आपको बिल्कुल आइडिया मिल जाएगा, बट पर्सनल कुंडली देखिए कि वो क्या संबंध बना रहे हैं। ओके, वो 5वें भाव में बल क्या दे रहे हैं, उस हिसाब से आप संबंध देखिए कि अपने जो उनका किस नक्षत्र में है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट देखने का है। नक्षत्र से क्या रिश्ता बना रहे हैं, और जो उस हाउस का डिस्पोजिटर है उससे क्या संबंध बना रहे हैं, छाया प्लैनेट्स के लिए खास करके। बिल्कुल, जैसा कि वो जिसके साथ बैठते हैं उसकी क्वालिटीज ले लेते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। केतु और राहु के लिए भाव के स्वामी और जिस राशि के साथ, जिस प्लैनेट के साथ बैठे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस राशि में राशि के लॉर्ड और जिस प्लैनेट में जिसके साथ बैठे होते हैं प्लैनेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों राहु और केतु के केस में, बिकॉज वो उनकी प्रॉपर्टीज लेते हैं। ओके मैम, इसी से एक प्लेसमेंट के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी। आपने कहा केतु उच्च का इन 12th हाउस इज नॉट वेरी गुड, जबकि केतु तो है ही मोक्ष का प्लैनेट और 12th हाउस भी मोक्ष का है, और वहाँ पे उच्च का केतु तो आपको शायद मोक्ष की तरफ लेकर जाएगा। हाँ, बट हम मोक्ष के लिए नहीं जी रहे ना, हम जी तो काम और अर्थ और धर्म के लिए जी रहे हैं। या तो अगर किसी ने संसार में वैराग्य, संसार को छोड़ना ही हो तो ठीक है, अगर संसार को नहीं छोड़ना हो तो फिर उसके लिए हमारे लिए उच्च के केतु 12th में फॉर मटीरियल एंड फॉर द सांसारिक लाइफ इज़ नॉट वेरी गुड। प्लस 12th इज़ नॉट जस्ट मोक्ष ना, हाँ, 12th हमारा बेड प्लेजर्स है, 12th हमारा 12th इज़ ऑल्सो वे ऑफ लगन। हाँ,
लगन का लॉस है, हमारी हेल्थ है, तो वो भी तो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप 12th में केतु को लेंगे तो राहु 6 में ऑब्वियसली बैठेंगे, एक दे कम एज अ पैकेज 1+1 फ्री, तो वो भी आपने देखना। हम केवल इन देखते कि केतु बैठा है 12th में उच्च का या नीच का तो अच्छा है या बुरा है, बट राहु को भी देखना, वो भी इम्पैक्ट करेंगे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर किसी ने केवल साधना करनी है, साधक हैं कोई और उनको संन्यास लेना है, जीवन का उनका पर्पस वो है, तो अच्छे हैं। और अगर जीवन का पर्पस, उसमें भी उनको ट्रबल्स आएंगे, इट विल नॉट बी दैट ईजी जर्नी, इट विल बी ए टफ जर्नी, क्योंकि वो कर्म काट के जल्दी से उस स्थान पे पहुंचना चाहते हैं ऑफ डिवोशन, ऑफ संन्यास। लेकिन अगर कोई सांसारिक में है तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसी से मैम अब हम सन की बात करते हैं, आत्मा का कारक जो प्लैनेट है। सन उच्च का माना गया है एरीज में और डेबिलिटेटेड है लीब्रा में, तो ये कनेक्शन मैं समझना चाहूँगी। तो सन देखिए, जनरली सन नीच के इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा नीच की नहीं होनी चाहिए। हमारे पिता हैं वो, हमारे एंसेस्टर्स हैं। सन जितना पावरफुल हो, ही इज़ द वन हु प्रोवाइड्स ऑल द एनर्जी टू द यूनिवर्स। सो जितने पावरफुल वो होंगे हमारी कुंडली में, उतना हमारे लिए अच्छा है। हमारा सन हमारी गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, हम स्वयं हमारी आत्मा है, हमारा बल है, आत्मबल है। ओके, एक स्कूल ऑफ थॉट में आत्मा के कारक भी हैं, नॉट लुकिंग एट द डिग्रीज, जेमिनी आत्म कारक से नहीं जा रही हूँ, बट ही इज ऑल्सो द कारकेश ऑफ दैट। उनको बहुत कारकत्व भी मिले हुए हैं हाउसेस के। तो अगर वो नीच के होते हैं तो इट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव सिचुएशन। ओके, तो इसलिए, बट सूर्य अगर उच्च के हैं तो अच्छी बात है, बट अगर सूर्य उच्च के कुछ ऐसी पोजीशंस पे आ जाएं तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। 7th के उच्च के सूर्य हो गए तो वो आपको बहुत ज़्यादा घमंड देंगे। इवन आपके लगन में उच्च के सूर्य हो गए तो आपको प्रॉब्लम्स देंगे, आपके बॉस के साथ प्रॉब्लम होगी, या आपके लोगों से आसानी से बनेंगे, बिकॉज यू वुड लाइक टू लीड द पैक। हाँ, मतलब ईगो और एरोगेंस बहुत ज़्यादा दे देता है उच्च का सूर्य, जितना मैंने एक प्राइड आ जाती है। और 12th में आ गए उच्च के सूर्य तो आपको प्रॉब्लम होगी। 8th में आ गए तो आपकी मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम देंगे। 12th में आ गए तो उच्च के सूर्य का पूरा महत्व ही खत्म हो गया, जो बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही नीच के सूर्य अगर 12th में आ जाए तो वो भी प्रॉब्लम देते हैं। आप नीच के सूर्य आपके 10th हाउस में आ गए, वो भी आपको प्रॉब्लम देंगे। भाग्य भाव में नीच के सूर्य आ गए, प्रॉब्लम देंगे। उच्च के सूर्य भाग्य भाव में अच्छे हैं, प्रोवाइडेड वीनस अच्छी पोजीशन में है, तो वो बहुत अच्छी बात है। 11th में भी आई थिंक अच्छा ही होगा उच्च का सूर्य। 11th में भी उच्च के सूर्य अच्छे माने जाते हैं। 11th में नीच के सूर्य भी अच्छे चल जाएंगे, क्योंकि आजकल तो हम कलयुग में हैं, तो हम अपनी इच्छाएं कैसे भी पूरी कर लें, प्रोवाइडेड हम बहुत एक्सेस में नहीं जा रहे हैं, राहु का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो वो भी अच्छे माने जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं, चाहे कोई नीच का ग्रह ही हो 11th हाउस में। हाँ जी। ओके, इसी से हम वीनस की बात करते हैं। हमने इच्छाओं की बात की, हम एक मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। शुक्र जिसे धन का प्लैनेट माना गया है, समृद्धि का प्लैनेट माना गया है, अगर वो उच्च का और नीच का है तो उसके कनेक्शन को मैं समझना चाहूँगी। फिर वही बात है कि शुक्र उच्च के अच्छे हैं, क्योंकि कलयुग के प्लैनेट हैं। कलयुग में हमें ऐश्वर्य, समृद्धि और काम बहुत चाहिए, कामनाएं चाहिए, और शुक्र अगर अच्छे होंगे तो हमें वो सब मिलेगा। पर साथ साथ अति अच्छा, अति हर चीज़ का अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज़ का अच्छा नहीं होता, तो अति काम भावना भी अच्छी नहीं होती है। तो उच्च के सूर्य पंचम भाव में उच्च के शुक्र पंचम में अच्छे नहीं होते हैं। उच्च के शुक्र सप्तम में अच्छे नहीं माने जाते। उच्च के शुक्र अष्टम में अच्छे नहीं माने जाएंगे। उच्च के शुक्र 12वें में अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट वो उनका अपना भाव है और वहीं पे वो उच्च के होते हैं। उच्च के शुक्र सम बिट 6th हाउस में भी अच्छे माने जाते हैं, बट उसमें वो शुक्र का जो एक तरह से, क्योंकि वो 6th हाउस में अगर कालपुरुष कुंडली से देखें तो नीच के भी होते हैं, तो एक तरह से वो उनका वो जो उच्च का प्रभाव होता है कम हो जाता है। बेनिफिक प्लैनेट वहाँ चले गए तो थोड़ा सा इतना नहीं, पर इतने बुरे भी नहीं माने जाते। 3rd में उच्च के शुक्र अच्छे माने जाएंगे, 11th में अच्छे माने जाएंगे, प्लस साथ साथ वो थोड़ी सी अपनी अशुभता भी लाएंगे 11th में, बट अच्छे माने जाएंगे 11th में शुक्र। अब हम नीच की बात करते हैं। लगन में नीच के शुक्र अच्छे नहीं हैं, सप्तम में नीच के शुक्र अच्छे नहीं हैं, अष्टम में नीच के शुक्र अच्छे नहीं हैं, चौथे में नीच के शुक्र अच्छे नहीं हैं,
और दशम में नीच के शुक्र अच्छे नहीं हैं, नवम में नीच के शुक्र अच्छे नहीं हैं। इसी साथ नवम में उच्च के शुक्र बहुत अच्छे हैं और दशम में उच्च के शुक्र अच्छे हैं। तो इन पोजीशंस में उच्च के और नीच के शुक्र अच्छे नहीं होंगे। इनके केस में तो बहुत क्लियर है, बिकॉज इट कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ आवर मेंटालिटी। शुक्र हमारी बहुत मेंटालिटी और वो वाली प्रवृत्तियाँ कंट्रोल करते हैं। मैम, जितना मैंने उच्च के शुक्र को जाना है, मैंने ये भी देखा है कि उच्च का जो शुक्र होता है, जब वीनस इन पाइसेस आ जाए तो वो रिलेशनशिप में बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो इंसान इतना सैक्रिफाइसिंग, इतना गिविंग हो जाता है व्हेन इट कम्स टू लव। तो क्या ये सच है कि उच्च का शुक्र रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उच्च के शुक्र वाले लोग एक अलग ड्रीमी दुनिया में रहते हैं? अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो शायद जो देने वाला है उसको ये लगता होगा आई एम गिविंग टू मच एंड आई एम नॉट गेटिंग इन रिटर्न, बट एक्चुअली तो वो उसी भाव में उनका उच्च होना है। सो बाय नेचर अ पर्सन विल बी गिविंग। उसकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी होंगी, एवर लास्टिंग होंगे। शायद वो खुद में ना खुश रहें इतने, लुक एट द मून पोजीशन, बट ओवरऑल इट्स अ गुड पोजीशन लुकिंग एट द भावास। ओके, 11वें में तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। उच्च के पाइसेस के भी हैं तो 11वें में बहुत अच्छे हो जाएंगे। जुपिटर के एक बार अगर उन पे जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। और मान लीजिए अगर वो कहीं से बुध के साथ आ जाए, खैर उच्च और बुध उनका वो नीच उच्च भंग होने का चांस है, बट किसी और राशि में हो। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि जो हाँ उच्च के 7th हाउस में ना हो और लगन में ना हो। अगर फॉर रिलेशनशिप स्पेशली, आई वुडंट से इट इज़ वेरी बैड। द पर्सन इज़ मोर कंपैशनेट इन द रिलेशनशिप। सो अगर प्रैक्टिकली मैं देखूँ, हाँ ज़रूर मुझे लगेगा कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ रिलेशनशिप में और सामने वाला नहीं कर रहा, और मुझे एक एक्सपेक्टेशन भी होगी राइट सामने वाले से, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, बट इट्स इन द लॉन्ग रन इट्स नॉट बैड। ओके, इसी से हम मार्स की बात करते हैं। मार्स एग्जॉल्ट होता है कैप्रिकॉर्न में और नीच का होगा कैंसर में, तो इसके कनेक्शन को भी मैं समझना चाहूँगी। मार्स का आई थिंक वेदर एग्जॉल्टेड, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैंने काफ़ी चार्ट्स में देखा है। बुक्स ऑफ कुछ लोगों का स्कूल ऑफ थॉट अलग हो सकता है और बुक्स में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी है, बट मार्स आई फील वेदर नीच या उच्च, मार्स की एक क्वालिटी अपनी रहती है। मार्स ही रहेगा, मतलब वो बरकरार रहेंगे मार्शियन हाँ ट्रेट्स। हाँ, मार्शियन ट्रेट्स बरकरार रहेंगे डिपेंडिंग ऑन कि कौन से किसी सौम्य भाव में आ गए। सो जैसे अगर हम 5th में लेते हैं, अगर 5th में मार्स आ गए, चाहे उच्च के हों चाहे नीच के हों, वो अच्छे नहीं हैं राइट। 4th में आ गए, चाहे उच्च के हों चाहे नीच के हों, वो उनका कारकत्व है, वो वैसे ही रहेंगे। 7th में आ गए, उच्च के हों चाहे नीच के हों, वो खराब होंगे ही होंगे। तो कुछ भावों में तो खराब हैं। अब हम इसी तरह से देखते हैं कि मान लीजिए 6th भाव में आ गए, तो उच्च के हैं चाहे नीच के हैं तो मेलेफिक प्लैनेट। अगर उच्च के हैं तो बहुत ही बढ़िया, वेरी स्ट्रॉन्ग। 2nd में उच्च के हैं तो बहुत बढ़िया, 3rd में उच्च के हैं तो बहुत बढ़िया राइट। लेकिन अगर 8th में उच्च के हैं तो गुड एंड बैड बोथ। ओके, 8th में उच्च के हैं, आपके पास दशा आ गई उनकी, तो वो आपको कहीं ना कहीं से 2nd को एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आपको बेनिफिट तो देंगे लैंड का, लेकिन आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे क्योंकि वो उच्चत्व हैं। वाणी को आपकी ज़रूर इम्पैक्ट करेंगे, बिकॉज आप थोड़ा सा स्ट्रेट और रूट बोलेंगे तो वो इम्पैक्ट करेंगे, बट वो उनका कारकत्व ऑफ अ मेलेफिक इन 8th विल बी वेरी गुड। 10th में उच्च के अच्छे हैं, करियर में वो पैशन देंगे, करियर में आपको ग्रोथ देंगे, पैशन देंगे, करियर में आपको फाइटिंग स्पिरिट देंगे। अब मान लीजिए आप उसी टाइप के प्रोफेशन में हैं, यू नो वेयर यू आर इन दैट फाइटिंग स्पिरिट, तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। फिर तो आपके कहीं भी प्लेस्ड हो आपके लिए अच्छे हैं, यू नो समवन इन द फोर्सेस, और डॉक्टर्स ऑल्सो नीड अ गुड मंगल, तो उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं। तो इट्स फेयर टू से कि मार्स एक वो ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा मार्स रहता है, चाहे वो उच्च का हो चाहे नीच तो का जैसे हमने शुरुआत में शुरू की थी कि ज़रूरी नहीं है कि उच्च का प्लैनेट हैप्पी है, हैपनिंग है, और नीच का प्लैनेट हैप्पी और हैपनिंग है, बिकॉज हर प्लैनेट का अपना वो बेसिक ट्रेट तो रहता ही रहता है। क्वांटिटी अप एंड डाउन होती है, बट वो बेसिक ट्रेट तो उसका वही रहेगा। राहु राहु ही रहेगा, सूर्य सूर्य ही रहेंगे। सूर्य अगर बादल आ गए ऊपर तो एज्यूम करिए कि सूर्य हैं, नीच के वो हो गए तो मान लीजिए बादलों ने ढक लिया। उच्च के तब हो गए जब पूरी गर्मी है। अब वो बहुत तेज़ गर्मी भी चुभन लगती है ना,
बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सूरज आ रहा है, और सर्दी में वो तेज़ गर्मी बहुत अच्छी लगती है सूर्य की, और बादल अच्छे नहीं लगते हैं. तो इट इज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम हाउ इट हैपन्स, बट इन द लार्ज रन उच्चस्त अवस्था हमेशा अच्छी होती है, हैप्पी हैं. और नीचस्त अवस्था जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो प्लैनेट हैप्पी नहीं है. ओके मैम, इसी से हमारे मन के कारक ग्रह पर मैं आना चाहूँगी, मून, चंद्रमा. और आपने मुझे जैसा बताया ऑफ द कैमरा कि मून एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी उच्चता और नीचता बहुत अफेक्ट करेगी एक इंसान को, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए. मून मन चंचल है, तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं मूड स्विंग्स, तो बहुत जल्दी इम्पैक्ट होता है. एंड स्पेशली फॉर विमेन मून और मार्स इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ऑफ आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो उसके लिए मून की उच्चता और नीचता बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है. एंड मार्स की प्लेसमेंट फॉर अ विमेन इज़ इम्पॉर्टेंट. यू नो, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मार्स अगर 8th हाउस में होते हैं, उच्च हो गए, तो साइकिल्स में विमेन की, क्योंकि इट्स ऑल्सो ब्लड स्ट्रीम, उसमें हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, PCOD, PCOS, उस टाइप के इश्यूज हो सकते हैं. सिमिलर इज विद मून, मन के कारक हैं, हमारे ब्लड के कारक हैं. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अगर मन नीच का होता है तो ऐसा नहीं है कि आपकी भावनाएं नीच की हो जाती हैं. इट इज़ दैट यू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर योर माइंड, क्योंकि मून इज़ वीकर, यू नो, और आप उस पर ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो, विच मीन्स यू आर मोर रैशनल पर्सन. आपके इमोशंस पे आपको ज़्यादा कंट्रोल है, आप रैशनल पर्सन हो, आप चीज़ों को बहुत रैशनली देखते हो, आप हर समय एकदम से रोना नहीं शुरू कर देते हो या पीड़ित नहीं हो जाते हो. जब आपका मन स्ट्रांग होता है तो मून अगर उच्च के होते हैं तो आप बहुत इमोशनल होते हो, आप बहुत कंपैशनेट होते हो, तो आप बहुत जल्दी हिट हो जाते हो. वेरी यूनिक वे टू लुक ऑन इट. एब्सोल्युटली. आप बहुत जैसे आसपास लोग किसी ने भी कुछ कहा, आप हर्ट हो गए. अगर नीच के मून है, किसी ने भी कुछ कहा, आपने कहा ठीक है जाने दो, यू नो, आप रैशनली उसको, लॉजिकली आप उसको कर सकते हो. सो अगर इफ आई से नीच का मून, अ पर्सन इज मोर लॉजिकल, एंड उच्च का मून, अ पर्सन इज मोर you know, emotional. So EQ is higher there and EQ is lower over here. Okay, so अगर हम साइंटिफिकली बात करें, मतलब जिनका मून बहुत स्ट्रांग जो कहते हैं और अच्छा होता है, वो ज़्यादा आपको इमोशनल दिखेंगे और सेंसिटिव होंगे. और जिनका मून नीच का होता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव आ गया उधर, और इधर शुक्र का प्रभाव आ गया, भावना का प्रभाव हो गया, और इधर मंगल साथ में आ गया. तो मंगल जब आ गए तो मंगल ने आपको स्ट्रांग बनाया, राइट, क्योंकि मंगल की राशि में वो उच्च के होते हैं, तो उन्होंने स्ट्रांग बना दिया. तो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, आप इतना इमोशनली चीज़ों को नहीं देखोगे, आप बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को देखोगे. आप लाइफ की सिचुएशन और यू नो वर्क सिचुएशन से इतने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगे, राइट. सो ये उच्च और नीच मून का प्रभाव आता है. वो कहते हैं ना कि अपने वर्क से एक इमोशनल कनेक्शन ज्यादा मत बिल्ड Absolutely. करो, आप इमोशंस में बह गए अपने काम में. एब्सोल्युटली. नीच के मून वाला इतनी जल्दी इमोशनल कनेक्ट्स नहीं बिल्ड करेगा, यू नो, वो हर चीज़ को बहुत रैशनली, लॉजिकली देखेगा. रिलेशंस भी उसके ऐसे ही होंगे कि मैं बहुत घुसूंगी नहीं रिलेशंस में. हाँ ठीक है, आई हैव फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, आई एम गुड टू यू नो पार्टी विद देम, बट उसके बाद भूल गए, घर आके अपना ओके हो गया. बट जिसका नीच का उच्च का मून होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाएगा, बहुत इमोशनल सपोर्ट भी उसको चाहिए होगा, बहुत फ्रेंड्स से सपोर्ट चाहिए होगा, बात पे किसी से बात करने का मन करेगा, बिकॉज EQ बहुत हाई है, इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई है, और वो मून के मूवमेंट से बहुत जल्दी इम्पैक्ट होगा. ओके. उच्च और नीच के मून में दोनों में आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन दोनों केसेस में हो सकता है. ओके. बट मून के किस फेज से हो रहा है वो हम पोजीशनिंग से देखते हैं कि पूर्णमासी से हो रहा है कि अमावस्या के पास से ज़्यादा हो रहा है, बट दोनों केसेस में आप वो फेस कर सकते हैं. सो जनरली जो सन्यासी होते हैं, सेजेस होते हैं, या बहुत साधना करते हैं, दुनिया को छोड़ जाते हैं, जनरली अगर आप देखेंगे तो वो अमावस में पैदा हुए हैं. उनका यू नो डार्क मून साइड पे है, और वेरी हाई चांस कि उनका मून डेबिलिटेटेड भी हो सकता है, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल, दे कैन ईजिली विदड्रॉ देयर मन फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स एंड ब्रिंग इट इन इट्स कंट्रोल टू गेट इन टू स्पिरिचुअल अफेयर्स, क्योंकि वो अष्टम राशि में होते हैं. तो स्पिरिचुअल अफेयर्स, नॉन अटैच्ड अफेयर्स, दे कैन सी थ्रू. जिनका मून नीच का होता है वो ज़्यादा, दे कैन ज़्यादा यू नो रिलेट, सी थ्रू पीपल, यू नो, बिकॉज दे कैन सी थ्रू द अननोन.
सो वो ज़्यादा उस तरह से देख पाते हैं, तो वो ज़्यादा समझ पाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा लॉजिक कर पाते हैं। लेकिन हाई जिनका उच्च का मून होता है वो केवल ये देखते हैं कि इमोशंस को ज़्यादा देखते हैं, फेस वैल्यू पे ज़्यादा देखते हैं। एंड इट्स नॉट ऑलवेज गुड ऑल द टाइम जैसा कि हम जो देखते जितना इमोशनल होता है जल्दी हर्ट हो जाता हैं। है। बिल्कुल सही बात है। इसी से हम आज के लास्ट प्लैनेट पर आते हैं मैम, मरकरी, बुध। बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो स्वयं राशि में ही उच्च का हो जाता है। वर्गों में मरकरी उच्च का हो गया और नीच का हो गया पाइसिस में। तो इस कॉम्बिनेशन को भी मैं समझना चाहूँगी जिन लोगों की कुंडली में ये सो कॉम्बिनेशन बुध आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। रीज़न बीइंग कि हमारी कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप और मैं, हम जो कर रहे हैं हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम किस तरह से किसी से बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन जो होता है। स्पीकिंग ट्री कर रहा है, जो स्पीकिंग ट्री कर रहा है, एब्सोल्युटली। इवन इट इज़ टू डू विद आवर हेल्थ। आर मेडिकल में सब बुध को ज़रूर देखा जाता है, छठा भाव हेल्थ का होता है। तो वो इसलिए बुध का उच्च और नीच इज़ इम्पॉर्टेंट, बट क्योंकि बुध थोड़े समय के लिए ट्रांजिट में उच्च और नीच रहता है तो इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, फिर भी उसका इम्पैक्ट होता ही होता है। तो जितना उच्च का बुध उतना विजडम आपका अच्छा, आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आप उस फील्ड्स में जा सकते हैं जो विच आर टू डू विद कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, उस टाइप की फील्ड, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, दो स्किल्स में आप जा सकते हैं। सो उच्च का बुध उस तरह से अच्छा है। और नीच का बुध अलग तरह से हानिकारक है कि कई बार आपको नर्वस इश्यूज आ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज़। जेनरिक मत लीजिए प्लीज़, मैं सबसे ये कहूँगी। मेडिकल के लिए हमें बहुत प्रॉपरली चार्ट देखना होता है, बट न्यूरो इश्यूज़ आ सकते हैं, मेडिकल इश्यूज़ आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या इम्पैक्ट हो सकता है। वाणी में इश्यूज़ आ सकते हैं, आपके स्टम्बल कर सकते हैं आप, आपका माइंड और स्पीच का कनेक्शन स्लो हो सकता है बुध नीच के हों तो। जैसे अगर दूसरे भाव में नीच के हों तो अच्छे नहीं हैं, उच्च के हों तो बहुत अच्छा है। दूसरे भाव में आपकी वाणी में सौम्यता आ जाती है, आपको वाणी में बात करने की पता लग जाता है, परिवार से भी आपको अच्छे संस्कार मिलते हैं। 4th हाउस में अच्छे हैं उच्च के, 10th में अच्छे हैं उच्च के, 9th में अच्छे हैं उच्च के, 12th में तो उच्च नीच दोनों फिर वो भंग हो जाता है उनका, अगर हम काल पुरुष कुंडली से देखें। 6th में उच्च के अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, क्योंकि कई बार ज़्यादा उच्च के हो जाएं, दशाएं आ जाएं और उन पे दृष्टि अलग आ जाए तो आपको हेल्थ इश्यूज़ कर सकते हैं। बट ओवरऑल आपको फाइनेंसेस में बेटर कर सकते हैं आपके, बट आपको कंपटीशन से प्रॉब्लम मिल सकती है, तो वो सम से रहते हैं। 8th में उच्च के होकर अपने उच्चत्व को खो रहे हैं, तो इसलिए 8th के लिए अच्छे नहीं हैं। 5th में उच्च के बहुत अच्छे हैं, आपकी एडुकेशन अच्छी होती है। 4th में उच्च के अच्छे होते हैं, आपकी अगेन एडुकेशन अच्छी होती है, आपका घर का सुख मिलता है आपको। तो जनरली उच्च के बुध लार्जली अच्छे ही होते हैं, क्योंकि आजकल हमारा सर्वाइवल इसी से होता है। बिल्कुल, और बहुत ही क्लियर ये आज हमने डिस्कशन किया, आज हमने उच्चता और नीचता को समझा प्लैनेट्स की। मैम इसी से मेरा एक ये सवाल भी आता है कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं जो खुद ही स्पेशली जिन्होंने थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली, थोड़ा रिसर्च किया, और एंड इट्स अ वैलिड थॉट कि अगर उनको अपना कोई प्लैनेट नीच का दिखता है तो वो चाहते हैं कि हम उसको थोड़ा और अच्छा बना लें, और उसके चलते चलते वो नीच प्लैनेट की रेमेडीज़ करते हैं, स्पेशली जेम स्टोन्स पहनते हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या हमें नीच प्लैनेट्स को फिक्स करने की ज़रूरत है, क्या उनकी रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है? मैंने एक्चुअली कई एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी देखा है कि नीच के प्लैनेट के वो स्टोन्स दे देते हैं। मेरा पर्सनल मानना ये है कि हमें, देखिए, हर एक की एक स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, और हमने जब हम काम करते हैं या कुछ भी करते हैं हमेशा कहा जाता है स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ। ठीक है, अपनी करेज को ज़्यादा बढ़ाओ, अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ाओ, ना कि अपनी वीकनेसेस को बढ़ाओ। और वीकनेसेस को इम्प्रूव करने में बहुत टाइम लगता है, एक जर्नी होती है वीकनेसेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमें कभी भी नीच प्लैनेट्स पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस उनके कोई ऐसी दशा चल रही है जो हमारे को हेल्थ में बहुत इम्पैक्ट कर रही है, राइट, या आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल लॉसेस दे रही है, तब करना चाहिए। और तब उस केस में भी जेमस्टोन्स नहीं होने चाहिए, उस केस में भी वैदिक उपचार विच इज़ मंत्रा, ओके, केवल वैदिक करना चाहिए। बिकॉज जेमस्टोन कैसे रिएक्ट करते करते, अगर आपने उनको एनर्जाइज नहीं करा है जेमस्टोन को और आपने ऐसे ही पहन लिया, तो जब तक वो आपकी बॉडी से एंगेज करेंगे और रिएक्ट करेंगे तब तक तो वो अंतरदशा ख़त्म ही हो जाएगी। बिकॉज उसकी अंतरदशा मतलब कम टाइम की आई, हाँ, मतलब वो ख़त्म ही हो जाएगी तब तक। तो
बेटर होता है कि आप अगर अपनी कुंडली को स्ट्रॉन्ग करना है तो बेटर है कि स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करिए। हम हर एक कोई एसोसिएट होना चाहता है स्ट्रॉन्गर पीपल से। हम हमेशा अपनी कंपनी में भी चाहेंगे अच्छे लोग रहें, स्ट्रॉन्ग लोग रहें। वो कहते हैं ना, जैसे अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर वीकर पर्सन की कंपनी होगी या अच्छे लोग की कंपनी नहीं होगी तो हमारा बुद्धि बिगड़ सकती है, हमें वो सर्कमस्टांसेस मिल सकते हैं। लेकिन हम स्ट्रॉन्गर लोगों की और अच्छे लोगों की कंपनी में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सो आई हैव नेवर स्ट्रेंथन। मेरे पास कुछ केसेस भी आए हैं जहाँ किसी ने डेबिलिटेटेड प्लैनेट का या वीकर प्लैनेट के रिंग्स पहनी है, स्टोन्स पहने हैं, जेम स्टोन्स पहने हैं और उन्होंने हार्म करा है। सो पर्सनली मैं किसी को भी डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के लिए स्टोन्स नहीं देती हूँ। मैं जनरली वैदिक रेमेडीज़ देती हूँ। जनरली क्या, ऑलवेज वैदिक रेमेडीज़ देती हूँ, बिकॉज दोज ओनली वर्क। बिकॉज आपको उनसे हार्म कम करना है। अगर आपने उनसे हार्म कम चाहिए तो आप उनको अपीज़ करोगे, ना कि उनको स्ट्रॉन्ग करोगे। चोर के हाथ में आपने चाकू दे दिया तो वो उस चाकू से वेपनाइज होकर गलत ही करेगा। कोई अगर भ्रष्ट बुद्धि का है और आपने उसको कह दिया लो चाकू ले लो और गन ले लो, तो वो शूट ही करेगा और ट्रेनिंग भी ले लेगा, सब कर लेगा। तो वाई गिव देम द ट्रेनिंग, वाई वेपनाइज देम? बेटर इज टू स्ट्रेंथन व्हाट इज विद यू। फेयर इनफ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नीच के प्लैनेट्स जो हैं आपकी कुंडली में, उनके लिए तो आप जेमस्टोन्स ना ही पहने। और जनरली भी जेमस्टोन आपके पूरे चार्ट को देखकर, बहुत सारी प्लेसमेंट्स को देखकर पहने जाते हैं। सिर्फ एक प्लैनेट से आप डिसाइड नहीं कर सकते। और जेमस्टोन्स को हमेशा बिना एनर्जाइज करे नहीं पहनना चाहिए। और उसका एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आप आज खरीद के लाए और आपने पहन लिया और वो असर करेगा। हर जेमस्टोन को एनर्जाइज करने के लिए एक प्रोसेस होता है, क्योंकि है तो वो एक वस्तु ही। So thank you so much, ma'am, for joining us today. Thank you so much. Like always, it was lovely to have you on the show. My pleasure. I enjoy talking to you. थैंक यू सो मच मैम। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट उच्च का है, कौन सा प्लैनेट नीच का है, क्या आपने कभी नीच प्लैनेट की रेमेडीज़ की हैं, और आपके उच्च और नीच प्लैनेट ने आपकी लाइफ में क्या प्रभाव वो प्लैनेट्स लेकर आए हैं। और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनकी कुंडली में आपको पता है कि बहुत उच्च और नीच के प्लैनेट्स हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम और कौन से टॉपिक्स मैम के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो सजेशंस मुझे ज़रूर दीजिए। तो हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।